हेलो गाइस। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक में एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं जो कि है एंथैल्पी। अभी देखो गाइस, ये जो एंथैल्पी है इसको मैं आपको थियोरेटिकल वे से भी समझा सकता हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकल वे से भी समझा सकता हूँ। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादातर हम लोग एंथैल्पी को थियोरेटिकल वे से समझते हैं, बट समझने में एक दिक्कत हमें जा सकती है कि आप लोग इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा अलग वे से एंथैल्पी समझाता हूँ, थोड़ा डीप में हम लोग चले जाएंगे एंथैल्पी के, ताकि हमको एंथैल्पी समझ में आए क्या होता है और हम लोग इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में डिफरेंस कर सकें, फ़र्क समझ सकें। क्योंकि ज़्यादातर होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को सेम मान लेते हैं। क्योंकि अभी आप जब एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इंटरनल एनर्जी और ये तो सेम होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और वो फ़र्क आपको तभी समझ में आएगा अगर आप एंथैल्पी को डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है गाइस एंथैल्पी की, आप 2 मिनट में उसको याद रख सकते हो डेफिनेशन अगर एंथैल्पी की देखेंगे। बट अगर कंसेप्चुअली जाते हो आप तो एंथैल्पी को आप ध्यान से समझिए, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। अभी गाइस कुछ बेसिक बातें हमको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग थर्मोडायनामिक जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट लॉ जो देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, उसमें हम लोगों ने गाइस इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। और फर्स्ट लॉ पढ़ते टाइम हम लोगों ने एक मैथमेटिकल मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो जनरेट किया था। वो ये था गाइस कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आपको याद होगा तो, जिस किसी को ये याद नहीं वो प्लीज़ पहले कुछ जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के रिलेटेड वीडियोज है वो देख लो, आपको ये समझ में आएगा ये हम लोगों ने किस तरह से डिराइव किया था। ये था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हालांकि हमको स्टडी करना था इंटरनल एनर्जी का, हमको तो इसका स्टडी करना था इंटरनल एनर्जी का, बट हम लोगों ने वहां पे देख लिया। और इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया है, हम लोगों ने वहां पे भी देख लिया था कि इंटरनल एनर्जी निकालना इतना आसान नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी हम लोग कभी निकालते नहीं, तो अगर इंटरनल एनर्जी नहीं निकाले तो हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी की तरफ बढ़ गए थे। एनीवे, अभी आज हमें देखना है एंथैल्पी। तो चलो और देखते हैं एंथैल्पी होता क्या है। चलो गाइस, मान लो आपके पास एक सिस्टम है, मान लो आपके पास एक सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इस सिस्टम में गैस भरा पड़ा हुआ है, इस सिस्टम में एक गैस है, वैसे कोई भी ले सकते हो आप, सॉलिड लिक्विड गैस, बट हम लोगों ने गैस लिया ताकि हमको आने वाला टॉपिक ठीक से समझ में आए। ठीक है, हम लोगों ने गैस ले लिया। अभी गाइस एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी का आसान भाषा में अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो टोटल हीट कंटेंट इज नथिंग बट एंथैल्पी। देखो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि एंथैल्पी मतलब क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट। मतलब क्या सर? अगर किसी सिस्टम का मुझे एंथैल्पी निकालना है, इसका मतलब उस सिस्टम में कितना हीट है, उस सिस्टम में कितना हीट प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। अच्छा ठीक है सर, तो एंथैल्पी मतलब टोटल हीट कंटेंट। ठीक है, अभी मान लो कैसे निकालते कैसे एंथैल्पी? एंथैल्पी को हम लोग सबसे पहले एच से डिनोट करते हैं, एच से। सो एंथैल्पी को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे, ये एंथैल्पी का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है सर, सर आप कहना क्या चाहते हो? टोटल हीट कंटेंट मतलब इस सिस्टम में बेसिकली गाइस सुन लो बात, इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना है, वो टोटल एनर्जी मतलब ही होता है एंथैल्पी। अब आप आ जाओगे फर्स्ट लॉ के ऊपर, सर ये तो बात हम लोगों ने सुनी सुनी सी लग रही है, हम लोगों ने तो इंटरनल एनर्जी निकाला था। अभी देखो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, एंथैल्पी सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखने के पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। एंथैल्पी हमें क्या देंगी? एंथैल्पी मतलब गाइस टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट, या तो फिर कोई बोलेगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, तो इतना कॉम्प्लिकेट नाम क्यों दे दिया एंथैल्पी को? एंथैल्पी ऐसा नाम क्यों दे दिया? सिंपली ये बोल रहा था ना कि सिस्टम का टोटल एनर्जी पढ़ाई करना है हमें, तो ये एंथैल्पी वगैरह क्यों नाम आ गया? तो देखो गाइस, एंथैल्पी का ये मतलब है टोटल हीट कंटेंट, या तो कोई बोल देगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अगर मैंने बोल दिया कि मुझे सिस्टम का एंथैल्पी बताओ, इसका मतलब मुझे ये बताना है कि सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना है। अभी चलो देखते हैं, हम लोग सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालने चले जाते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि जो भी आपका सिस्टम है, चाहे वो गैस से बना हो, चाहे वो लिक्विड से बना हो, चाहे वो सॉलिड से बना हो, उस सिस्टम में आप अगर देखोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा।
पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होगा। इन सारे एनर्जी को अगर आप मिलाओगे तो आपको सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मिलता है। बात सही है ना गाइस? तो अगर गाइस मुझे ये पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकालना है, ये पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा इस सिस्टम का। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मोशन है, वो सारे मोशन कंसिडर करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। उसके बाद में पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होगा, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी। एनीवे, हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन की तरफ जाना नहीं इनके एनर्जी के, इसलिए हम लोग इन टॉपिक को लास्ट लेक्चर में बस थ्योरेटिकली सीख लिए थे और ये एनर्जी क्या क्या होता है वो देख लिया था। ठीक है, तो गाइज ये जो सिस्टम है, ये जो गैस है, इन गैस के हम लोगों ने सारे एनर्जी को इकट्ठा कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा गाइज? टोटल एनर्जी। बराबर है ना? अब इन सारे एनर्जी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था? इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग इसको यू से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो सर अगर इस सिस्टम का आपको टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी तो आप लोगों ने निकाल लिया, इसको आप लोग इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। तो सर इसी को आप एंथैल्पी बोल दो ना, क्योंकि एंथैल्पी का रियल डेफिनेशन टोटल हीट कंटेंट मतलब टोटल एनर्जी तो होता है। तो ये तो आप लोगों ने पहले भी निकाला था सर। तो पहले जो आपने इंटरनल एनर्जी निकाली थी और आप आज जो बता रहे हो उसमें फर्क क्या है ये पहले बताओ। अगर फर्क नहीं होगा तो हम लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी समझ चुका है कि भाई एंथैल्पी निकालना है मतलब टोटल एनर्जी निकालना है, और अगर कुछ फर्क होगा तो बताओ फिर क्या फर्क है। तो चलिए गाइस, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में डेफिनेटली फर्क है। अभी कभी कभी कोई टीचर बोल देते हैं कि फर्क नहीं है, कभी कभी कोई टीचर बोल देता है फर्क है। तो गाइस दोनों बातें मैं आपको बोल दूंगा कि दोनों बातें, कभी कभी आपकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी सेम हो सकती है और कभी कभी आपकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी सेम नहीं होंगी। ये चीज मैं आपको आज प्रूव भी करके दूंगा। मैं आपको थ्योरेटिकल वे से समझाऊंगा, आपको कोई एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा और प्रॉपर आपको एक मैथमेटिकल वे से भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। एनालिटिकल मेथड से हम लोग सारी मेथड से देखेंगे कि एंथैल्पी होता क्या है। तो फिर से हम लोग पहले टॉपिक पे आ जाते हैं कि एंथैल्पी क्या है भाई। सर एंथैल्पी मतलब टोटल हीट कंटेंट। भाई टोटल हीट कंटेंट मतलब सिस्टम में टोटल कितना हीट है। ठीक, और क्या आप बता सकते हो? सर एंथैल्पी मतलब सिस्टम का टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, हाँ भाई टोटल एनर्जी तो हम लोग निकाल सकते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हालांकि वैल्यू नहीं निकाल सकते बट हम लोगों ने थ्योरेटिकली सीखा है। चलो फिर इसी को टोटल एनर्जी बोलते हैं, इसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं और इसी को एंथैल्पी बोल दो। बट इसमें थोड़ा एक फर्क है। वो फर्क देखो क्या है? वो फर्क ये है, चलो ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं। मैं सिंपली अभी ये बोल देता हूं कि अभी अभी आप लोगों ने क्या बोला कि जो इंटरनल एनर्जी आप लोगों ने निकाला, जो कि मैं यू से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूं एंथैल्पी, या तो फिर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी और इज इक्वल टू एंथैल्पी। अभी मैंने ये लिख दिया। बट कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसमें थोड़ी एक गलती है। गलती ये है कि मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो गाइस किसी का एक बैंक अकाउंट है, किसी का एक बैंक अकाउंट है। एग्जाम्पल सुन लो ताकि आपको आने वाला टॉपिक भी समझे। अब गाइस ये किसी आदमी का एक बैंक अकाउंट में मैंने मान लो 1 लाख डिपॉजिट कर दिया। किसी आदमी के अकाउंट में मैंने 1 लाख डिपॉजिट कर दिया। तो मैंने आपको पूछा कि भाई बताओ इस आदमी के अकाउंट में कितना पैसा है, तो आपने बोल दिया 1 लाख। ठीक है, बट गाइस आपने ये तो देखा नहीं ना उसके अकाउंट में पहले कितने पैसे थे। अगर उसके अकाउंट में पहले से अगर 50,000 होंगे तो आपका तो आंसर गलत है ना। आप लोगों ने तो 1 लाख बोल दिए, उसके अकाउंट में एक्चुअली पैसे कितने हैं? 1.5 लाख। तो जिस तरह से ये वाला सिचुएशन है उसी तरह से ये वाला सिचुएशन है कि आप ये जो आंसर दे रहे हो ना ये इतना एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें कमी गिर रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ, आपका आंसर तब ठीक होता जब उसके अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं होते, तो आपका आंसर अभी सही है क्योंकि आपने जितने डाले उतनी उसके अकाउंट में है। तो कभी कभी आपका आंसर सही भी हो सकता है, बट अगर उसके अकाउंट में कुछ पैसे होंगे तो आपका आंसर गलत भी तो हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है। ये दोनों बातें हो सकती है। अब कब सेम रहता है कब डिफरेंट रहता है ये हमको जानना है। तो पहले देख तो लेते हैं कि टोटल एनर्जी की तरफ हम लोग फोकस करेंगे कि आप जो टोटल एनर्जी निकाल रहे हो ना उस टोटल एनर्जी को एंथैल्पी बोलते हैं। तो आप टोटल ठीक से नहीं निकाल रहे हो, जो टोटल एनर्जी हमें निकालना है ना वो आप ठीक से नहीं निकाल रहे हो। आप बोलोगे तो सारे तो सर कंसिडर कर लिए, काइनेटिक, पोटेंशियल, अदर फॉर्म। हाँ भाई आपने ये सारी चीजें कंसिडर कर ली, बट और भी कुछ चीजें बाकी है। चलो आओ मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाइए। मान लो गाइस अब ये चलो ये रहने दो यहाँ पे।
अभी मान लो गाइस ये सिस्टम है यहाँ पे। अभी मुझे एक बात बताओ, ये गैस जो आप लोगों ने सिलेंडर में भरा है, ये जब हमारे यूनिवर्स की रचना हुई तब से है या ये इसको हम लोगों ने बनाया है? अरे भाई इसको तो हम लोगों ने जनरेट किया है ना, तो पहले तो कुछ ना कुछ होगा, वो कुछ ना कुछ होगा, वहां से वो यहाँ पे आए ना। मान लेते हैं हम लोग इस गैस को अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाओगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है गाइस, -273 डिग्री सेल्सियस, ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो इसके बारे में एक दो पॉइंट बोल देता हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस चले जा, आप चले जाओगे। मैंने बोलता भाई -5 डिग्री सेल्सियस, आप वो भी अचीव कर सकते हो। मैं बोल दिया भाई -20 डिग्री सेल्सियस, हाँ भाई कश्मीर वगैरह चला जाऊँ या जहाँ भी हिमाचल प्रदेश चले जाओ, -20 डिग्री सेल्सियस भी पॉसिबल है। भाई -30 डिग्री, हाँ भाई पॉसिबल है। -100 पॉसिबल है, -200 पॉसिबल है। प्लेनेट के बाहर चले जाओ, -200 भी पॉसिबल है, मतलब प्लेनेट पे भी पॉसिबल है। तो ये माइनस कहाँ तक ले जा सकते हैं हम? तो गाइज -273 तक आप टेम्परेचर कम कर सकते हो, इसके नीचे आप नहीं कम कर सकते हो। तो ये डिग्री सेल्सियस की भाषा है। तो अगर मैं बोल दूंगा कि भाई मेरा टेम्परेचर 0 है, इसका मतलब और मैं इसका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। जब मेरा टेम्परेचर, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर अगर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, -273 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में करोगे तो ये होता है 0 केल्विन। तो इस वाले टेम्परेचर को गाइस हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब इसके नीचे हम लोग जा नहीं सकते। तो मान लो गाइस अगर कोई एक सिस्टम जब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब बस इससे नीचे कुछ है ही नहीं। सब आप ये बातें क्यों कर रहे हो? अभी देखो मुझे क्या करना है, देखो मैंने आपको एक बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया, इसमें हम लोगों ने 1 लाख डिपॉजिट किए। मान लो गाइस अगर इसका अकाउंट 0 रहता, इसके अकाउंट में 0 पैसे, अब जब इसके अकाउंट में 0 पैसे, उस टाइम पे आप बाहर से जितना डालोगे उतना उसका अमाउंट होगा, ठीक है। उसके लिए इसका 0 बनना चाहिए ना, तो आप इसके अकाउंट पर पहले 0 बना दो। मतलब इसका अकाउंट जब इसने खोला तब 0 पैसे होंगे। अब 1 साल बाद आप लोगों ने बहुत सारे पैसे डाले, पूरा आप इकट्ठा करके टोटल अमाउंट बता सकते हो। बट अगर इसका अमाउंट 0 नहीं है और अगर आप काउंटिंग के लिए ले रहे हो तो आप 1 लाख तो दे रहे हो, बट उसके अकाउंट में पहले कुछ पैसे होंगे, तो फिर आपका टोटल तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए सबसे पहले उसका अकाउंट 0 पे ला लो और 0 से लेके यहां तक कितने पैसे ऐड हुए सारे को इकट्ठा कर लो, आपको टोटल अमाउंट ठीक से मिलेगा। उसी तरह मैं क्या करता हूं, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। अभी मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ ना कुछ तो होगा। तो गाइस ये जो टेम्परेचर होता है ये एक एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि टेम्परेचर और एनर्जी का बिल्कुल डायरेक्ट नाता है, कि अगर आपको किसी सिस्टम का एनर्जी बताना है तो एनर्जी बताने के लिए हम लोग टेम्परेचर की मदद लेते हैं। सो टेम्परेचर इज अ वे टू एक्सप्रेस द एनर्जी। अगर मैं मेरा बॉडी का टेम्परेचर बोल रहा हूँ 30 डिग्री सेल्सियस है और एक दिन बाद मेरे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब गाइस मेरे बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ा, बट अल्टीमेटली मैं हिडन पार्ट जो है वो अल्टीमेटली बोल रहा हूँ कि मेरे बॉडी का एनर्जी बढ़ गया। बिकॉज टेम्परेचर इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एनर्जी गाइस। नहीं तो होता क्या है यार, 20 डिग्री सेल्सियस होता क्या है मुझे बताओ, क्या समझ में आता है आपको 20 डिग्री सेल्सियस से, 25 डिग्री सेल्सियस से? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस द एनर्जी। एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, एनर्जी कम तो टेम्परेचर कम। तो जिस तरह से आप लोगों ने बैंक अकाउंट 0 लाया और जितने पैसे डाले वो सारे इकट्ठा कर रहे हो, उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम का मैं एनर्जी 0 कर देता हूं और उसके बाद में कौन सा एनर्जी आया यहां तक पहुंचने के लिए, वो सारा एनर्जी इकट्ठा कर दूंगा, आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी को ही हम लोगों ने बोल दिया एंथैल्पी। आपको समझ में आ रही है बातें? तो साइकिल समझ लो हमको कहाँ जाना है। मैं फिर से एक बात बताता हूँ, इन डिटेल देख रहे हैं हम लोग इस टॉपिक को। आपको अगर एंथैल्पी सीखना है तो 2-4 मिनट बाद सिंपल डेफिनेशन आ जाएंगी, वो आप लोग रट लो। बट गाइस रट्टाफिकेशन करके ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ने वाले हो आप लोग। तो एंथैल्पी समझ लो क्या होता है। तो मुझे टोटल एनर्जी मेजर करना है। टोटल एनर्जी मेजर करने के लिए सबसे पहले इस सिस्टम को मैं 0 एनर्जी पे लेके जाता हूँ, जहां पे उसका एनर्जी 0 है। सर इसका एनर्जी तब 0 होगा जब इसका टेम्परेचर 0 होगा। तो भाई अगर मैं बोल दूं कि आपके पास एक डिवाइस है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या एनर्जी 0 है? नहीं गाइज। अगर आप मान लो आइस अगर लोगे ना, फ्रीजर में से आइस उठाओगे, उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। फिर आप बोलोगे सर इसका तो टेम्परेचर 0 है, तो फिर इसका एनर्जी भी 0 होना चाहिए ना, क्योंकि कुछ टेम्परेचर ही नहीं तो एनर्जी भी 0 नहीं। कुछ टेम्परेचर तब 0 होता है जब आप एब्सोल्यूट कंडीशन पे पहुंच जाते हो। टेम्परेचर कब 0 होता है? यहाँ पे। इसके नीचे आप टेम्परेचर नहीं ले जा सकते हो, मतलब यहां तक ये एंड है।
तो अगर आप यहां पे पहुंच गए, डिग्री सेल्सियस की लैंग्वेज में हो चाहे केल्विन के लैंग्वेज में हो, अगर आप इस टेम्परेचर पे पहुंच गए, इसका मतलब इसके नीचे टेम्परेचर ही नहीं, इसका मतलब ये एंड है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी जीरो है। यहां से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करोगे, मान लो -273 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है वो एकदम एंड है, मतलब वो जीरो टेम्परेचर माना जाता है। अगर आप -100 डिग्री सेल्सियस पे आ गए तो आपका कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेफिनेटली आपका एनर्जी बढ़ा। तो गाइज अगर आप -5 डिग्री सेल्सियस पे भी होते हो ना, तो भी आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो एनर्जी कब जीरो होगा? जब आप इस टेम्परेचर पे पहुंच जाओगे। तो मैं मान लेता हूं, अब इमेजिनेशन तो कर सकते हैं, मान लो अगर ये सिस्टम का जब एनर्जी जीरो होगा तब ये सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। अब गाइज बताओ, इतने कम टेम्परेचर में कोई चीज सॉलिड रहती है, लिक्विड रहती है, गैस रहती है? सॉलिड रहती है। हमारा जो वाटर होता है, जिसका टेम्परेचर अगर आप कम करते जाओगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जाहिर सी बात है गाइज, अगर ये सिस्टम गैसियस स्टेट में है, तो अगर इस टेम्परेचर की आप बात करोगे तो ये सिस्टम कौन से स्टेट में हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। मॉलिक्यूल कैसे कैसे होते हैं गाइस? पास पास। ये बहुत पास होंगे, मैं फिर भी आपको दिखने के लिए बड़ा कर दे रहा हूं। ये वैसे होंगे बहुत पास पास, बट आपको दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये बहुत छोटा होगा। अभी यहां पे अगर आप देखोगे गाइस, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका एनर्जी कितना है? जीरो। एनर्जी बोलो चाहे हीट बोलो, इसका हीट कंटेंट कितना है? कितना है? जीरो। चाहे आप बोल दो टोटल एनर्जी कितना है? कितना है? जीरो। यहां पे इसका टोटल एनर्जी जीरो है गाइस, क्योंकि एकदम पास पास में। अब मैं यहां से यहां पे जब आऊंगा तो जितना कितना हीट ऐड करूंगा, जितना कितना एनर्जी ऐड करूंगा, वो सारा एनर्जी इकट्ठा हो जाएगा और वो सारा एनर्जी मुझे क्या देगा गाइस? टोटल एनर्जी। तो मान लो आप यहां से यहां तक आ गए। अब यहां आने के बाद आपने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी मेजर की, पोटेंशियल एनर्जी मेजर की और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मेजर की। वो सारे एनर्जी को आप लोगों ने क्या बोल दिया? इंटरनल एनर्जी। तो आप बोलोगे सर फिर ये जो इसका जो हम लोगों ने सारा एनर्जी कैलकुलेट किया वो तो फिर भी यही आ रहा है। तो यही तो है सर टोटल एनर्जी, फिर से तो वही आ रहा है। नहीं, आप लोग एक बात मिस कर रहे हो। वो बात देखो क्या है। मान लो गाइस यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, तो गाइस यहाँ पे वॉल्यूम सेम है या बदल गया? देखो यहाँ पे गैस आपका सॉलिड स्टेट में था, अभी आपका सब्सटेंस एक्सपांड हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया ना गाइस। तो ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम तक आने के लिए आपने जरूर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। देखो हम लोग पिस्टन सिलेंडर में क्या देखते हैं? पिस्टन सिलेंडर में क्या देखते हैं गाइस हम लोग? अगर मान लो ये गैस है, ये गैस है, अगर गाइस ये गैस ये पिस्टन आपका यहां से यहां चला गया तो उठा लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद जो वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो आप देख लो जब गैस एक्सपांड होता है तो पिस्टन ऊपर सरकता है। जब पिस्टन ऊपर सरकेगा तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो गाइस यहां से यहां जाने तक मतलब जो गैस एक्सपांड हुआ तो कुछ ना कुछ काम हुआ ना, कुछ ना कुछ वर्क हुआ ना। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मुझे बताओ गाइस, ये तो आप लोगों ने मेजर कर ली, बट सिस्टम को यहां से यहां तक आने के लिए भी कुछ ना कुछ हीट लग रहा होगा ना। अरे यार देखो, मान लो ये गैस है, आप नीचे से हीट दोगे तब जाके ये पिस्टन नीचे से ऊपर आएगा ना, तब जाके अंदर का गैस एक्सपांड होगा। अब आप हीट ही नहीं दोगे तो ये गैस एक्सपांड कैसे होगा? मान लो गाइस ये आपका गैस है इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर सेम। तो ये पिस्टन यहां पे आ गया। अभी इसका एनर्जी मान लो 20 जूल है, सिस्टम का एनर्जी मान लो 20 जूल है। वैसे कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट हम लोग मान के चलते हैं सिस्टम का एनर्जी 20 जूल है। अभी गाइस 20 जूल पे इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ऊपर का नीचे का प्रेशर सेम, पिस्टन तो ऊपर जा नहीं रहा, गैस एक्सपांड नहीं हो रहा। अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है तो मुझे इसका एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने गाइस 5 जूल हीट ऐड कर दी। अब सिस्टम का एनर्जी कितना होगा? 25। तो ये जो आने वाली 5 जूल है, ये 5 जूल कुछ ना कुछ तो काम करेंगी ना। तो काम करने के लिए हमको हीट देना पड़ा। मुझे भी वही बताना है कि जब भी गैस एक्सपांड हो रहा है गाइस तो कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है। वो काम हम लोगों ने किस तरह से निकाला था? अगर आपको याद होगा तो P डेल्टा V याद है आपको? ये था गाइस वो वर्क -P डेल्टा V। यार आप पिछले लेक्चर देखो गाइस, अगर नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं समझेगा कि वर्क का फॉर्मूला ये किस तरह से आया। जब भी आपका गैस एक्सपांड होता है कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, तो आपका जो वर्क डन होता है वो होता है P इंटू डेल्टा V। आई बात समझ में? ओके ठीक। तो सर अभी कहना क्या चाहते हो? देखो मैं कहना ये चाहता हूं
कि आपको आपके सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालना, ये इंटेंशन था। तो उसके लिए आप आपकी सिस्टम को सबसे पहले जीरो एनर्जी पे लेके जाओ। जीरो एनर्जी पे लेके गया, अब ये जीरो एनर्जी से यहां पे सिस्टम आया होगा, तो यहां से यहां आने तक जितना कितना टोटल एनर्जी ऐड हुआ होगा, जितना कितना हीट ऐड हुआ होगा, वो होता है हमारा एंथैल्पी। अब हम लोगों ने बोल दिया सर इंटरनल एनर्जी निकाल दो ना, टोटल इंटरनल एनर्जी तो होता है सिस्टम का टोटल एनर्जी। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मैंने टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लिया, बट हमारी एक बात बाकी है ना कि आपने इंटरनल एनर्जी निकाल लिया जिसमें काइनेटिक, पोटेंशियल, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गए, बट गाइस सिस्टम को यहां से यहां तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क भी हुआ होगा ना, वो एनर्जी आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, वो एनर्जी आप भूल रहे हो। इसीलिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में फर्क क्या है गाइस, ये वाला फर्क है। अभी जान लो, अभी देख लो गाइस, मान लो आपकी सिस्टम यहां से यहां तक गई, वॉल्यूम में चेंज हुआ, इसलिए मैंने बोला कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं रहता था तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ रहता क्या? नहीं। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है गाइस, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो अगर आपका गैस का कुछ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, डेफिनेटली। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रेशर वॉल्यूम की लैंग्वेज है, हमारे लैंग्वेज में हम लोग वर्क का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे मैंने बहुत फोर्स लगाया, मतलब बट वो ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं जगह से, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्क कितना होगा? जीरो। उसी तरह मैंने बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया बट वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो वर्क कितना? जीरो। तो देखो अगर चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो वर्क तब जीरो होगा जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं। बट गाइस यहां पे तो वॉल्यूम में चेंज है ना, तो देखो हम लोग नोट के 2 पॉइंट लिख के दे रहे, देखो समझ लो ध्यान से। अगर आपके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बाहर से कुछ ना कुछ हीट आ रहा है जो वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों ने तो बस एक ही पार्ट कंसीडर किया, टोटल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी, बट कुछ ना कुछ हीट काम करने में भी तो लगा होगा, तो ये भी तो एनर्जी आप लोग ऐड करो। तो इस वाले एनर्जी को गाइस हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ये तो वर्क ही होता है ना, इस वाले वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, या तो फिर डब्ल्यू बोल दो। तो अगर आपको किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालना है तो वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होता है। और ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क क्या होता है, ये अभी भी मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम को यहां से यहां तक लाने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट लगी होंगी, कुछ ना कुछ काम करने के लिए एनर्जी लगा होगा, वो भी एनर्जी आपको कंसिडर करना है। और ये टोटल एनर्जी मिला के आपका होता है गाइस, ये दोनों को मिला के आपका होता है टोटल एनर्जी, और इसको आप बोलते हो एंथैल्पी। मतलब कुछ ना कुछ हीट आपका इंटरनल एनर्जी में चला गया और कुछ ना कुछ हीट आपका काम करने में गया होगा, तो इन दोनों एनर्जी को मिला के आपको मिल जाएगा टोटल हीट कंटेंट। मतलब सिस्टम को यहां से यहां तक आने के लिए टोटल जो भी हीट लगा, मतलब टोटल जो भी हीट है, टोटल जो भी एनर्जी है, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी। तो ये फर्क होता है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में। कौन सा फर्क होता है कि इंटरनल एनर्जी बस हमको काइनेटिक, पोटेंशियल और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलता है, बट एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी भी कंसिडर करता है और सिस्टम यहां से यहां तक आने के लिए जितना कितना काम लगाऊंगा, हीट लगाऊंगा, उसको भी कंसिडर करता है। इसलिए हम लोग एंथैल्पी को रियल में बोलते हैं टोटल एनर्जी होता है। तो एंथैल्पी हमें टोटल एनर्जी देता है, इंटरनल एनर्जी हमें टोटल एनर्जी नहीं देता है। आई बात समझ में? सर आपने 5-10 मिनट पहले ये भी बोला था कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी कभी कभी सेम होंगे। देखो अभी तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी सेम नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्मूला क्या आ गया हमारा एंथैल्पी का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी लो प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क लो। इस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क को कोई कोई पीवी भी बोलता है। सर पीवी क्यों बोला? वैसे तो डब्ल्यू का फॉर्मूला है सर पी डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना। फाइनल वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ है, अब इनिशियल वॉल्यूम हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस पे ये इतनी चीज छोटी है कि उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए समथिंग -0 समथिंग, इसलिए वी ले लो, इसलिए हम लोगों ने इसको पीवी ले लिया, मान के चलो। इसलिए एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा गाइस? एंथैल्पी का फॉर्मूला ये आता है कि एंथैल्पी इज अ टोटल एनर्जी। और कैसे निकालते हैं? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी समझ में आ रहा है ना, कि जब कभी आप किसी गैस को एक्सपांड या कॉम्प्रेस करते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी बोलते हैं। निकालने का फॉर्मूला उसका ये है -p डेल्टा वी, बट डेल्टा वी को हम लोग खाली वी लिख रहे हैं, तो ये एंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया। तो ये बताओ गाइस इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी कहां सिमिलर है? फर्क है ना। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जब H होता तब हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी सेम है, अभी तो फर्क है ना।
कब सेम आएंगी देख लो, इसको हम लोग एनालिटिकली भी प्रूफ करेंगे एंडिंग में। अभी देख लो मैंने क्या बोला गाइस, आपने सिस्टम यहां से यहां तक लाया, ओके, तो इंटरनल एनर्जी प्लस यहां से यहां तक आने के लिए जितना कितना हीट लगा, वो जितना कितना काम लगा, वो एनर्जी, वो मिला के आपका हो गया टोटल एनर्जी, उसको आप लोगों ने एंथैल्पी बोल दिया। अगर मान लो गाइस इसका वॉल्यूम मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम V है और यहां पे आने के बाद भी इसका वॉल्यूम V ही है, मतलब वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो गाइस मुझे बताओ अब आपका इस सिस्टम का आपको टोटल एनर्जी निकालना है, तो आप इंटरनल एनर्जी तो लोगे ही लोगे, ठीक है भाई, ले गया। प्लस जब आप ये एनर्जी ऐड करोगे तो भाई ये एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ ही नहीं तो सिस्टम को यहां से यहां तक लाने के लिए कुछ काम ही नहीं हुआ, सिस्टम को यहां से यहां लाने के लिए कुछ काम हुआ ही नहीं, मतलब कुछ हीट खर्च ही नहीं हुई सिस्टम को यहां से यहां लाने के लिए, जो भी कुछ है वो खाली इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम सेम रहता है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना, जीरो, अब चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो, तो काम कितना करना पड़ा आपको, जीरो, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, उस केस में देखो इंटरनल एनर्जी ही एंथैल्पी होता है। इसलिए अगर आपका वॉल्यूम सेम रहेगा मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, गई चेंज इन वॉल्यूम कब जीरो होता है, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। चलो मैं आइसोकोरिक आइसोबारिक ये नाम बाद में लूंगा, बट ये अभी फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी भी हो सकता है और एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हो भी नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। बाकी डेफिनेशन देखो गाइस क्या है एंथैल्पी की, एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है गाइस, इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी, दैट्स इट, ये डेफिनेशन है, 2 मिनट में काम खलास। तो डेफिनेशन रटो चाहे या तो फिर इसका फर्क समझ लो। सो लेट मी चेक वीडियो इज ऑन और नॉट, या वेल गोइंग। सो क्या होगा गाइस डेफिनेशन, ये तो आप समझ लो, एंथैल्पी मतलब ही होता है टोटल हीट कंटेंट और टोटल हीट कंटेंट मतलब भी टोटल एनर्जी, बट अगर डेफिनेशन की माने हम लोग तो डेफिनेशन इसका आ जाएगा, इट इज अ सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी। क्या होता है गाइस एंथैल्पी, इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी, और इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख डालेंगे कि एंथैल्पी को डिनोट कर देंगे हम लोग H से, इंटरनल एनर्जी को डिनोट कर देंगे U से और प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी को डिनोट करेंगे PV से। अंडरस्टूड गाइस, पक्का? तो ये होता है गाइस एंथैल्पी का फॉर्मूला। बट कुछ स्टूडेंट अभी हमको सवाल पूछना स्टार्ट कर देंगे कि सबसे पहले एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में फर्क है क्या, वो तो डाउट क्लियर हो गया, फर्क है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम में जा रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं जा रहे हो, ठीक है, वो बात हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आखिरी में। दूसरी बात ये है कि सर अभी ये बताओ कि ये रियलिटी में पॉसिबल है निकालना, तो मैं बोलता हूँ चलो आओ देखते हैं रियलिटी में पॉसिबल है क्या। अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आ गया, U प्लस PV, अभी ये तो निकालना हम लोगों ने देख लिया, हम लोग वर्क प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क निकालते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, हम लोग निकालते हैं, वर्क निकालना हमको आता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क निकालना आता है। बट गाइस अगर इसकी बात माने तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही बोल दिया था कि गाइस किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो इंटरनल एनर्जी को ध्यान से देखो, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि इंटरनल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे मोशन की वजह से है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशन। पोटेंशियल भी दो इंटरमोलिकुलर बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। तो गाइस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इतना बड़ा टॉपिक है ये कि इसको हम लोग हमारे बस का ये काम नहीं कि इसको मेजर करना। इसलिए गाइस इंटरनल एनर्जी आप एग्जैक्ट पहुंच ही नहीं सकते हो। अब जब इंटरनल एनर्जी आपको ठीक से मिल नहीं सकती तब आपको ये पूरा वैल्यू तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए एंथैल्पी जो कंसेप्ट है गाइस ये एग्जैक्ट हम लोग कभी निकाल ही नहीं सकते। अरे सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो, एंथैल्पी निकाल नहीं सकते तो पढ़ा क्यों रहा, आपको समझ जाएगा आगे। तो गाइस एंथैल्पी ये जो कंसेप्ट है, किसी सिस्टम का एंथैल्पी हम लोग निकाल ही नहीं सकते, किसी ने बोला भी तो भी हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंथैल्पी में इंटरनल एनर्जी छुपा हुआ है। इंटरनल एनर्जी हम लोग आज तक तो भी निकाल नहीं सके, तो अगर इंटरनल एनर्जी ही निकाल नहीं सकते तो एंथैल्पी कहाँ से निकालोगे। हाँ आप जजमेंट कर सकते हो कम है ज्यादा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कोई निकाल नहीं सकता एंथैल्पी का, बिकॉज एंथैल्पी है क्या, एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो सिस्टम का हम लोग टोटल एनर्जी कभी निकाल नहीं सकते, बट चेंज तो निकाल सकते हैं।
एंथैल्पी नहीं निकालते गए बट चेंज तो निकाल सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, मान लो मेरे अकाउंट में कितने पैसे आपको पता नहीं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आपको पता नहीं, किसी ने तुम्हें मेरे अकाउंट में 10,000 डाल दिए, किसी ने तुम्हें मेरे अकाउंट में 10,000 डाल दिए। अभी बताओ मेरे अकाउंट में कितना है। अरे भाई जब पहले के पैसे पता नहीं तब 10,000 आने के बाद कितने पैसा होगा ये तो ये कैसा पता चलेगा। हाँ बट ये बता सकते कि आपका जो अकाउंट का पैसा है वो 10,000 से बढ़ गया, ये बता सकते। आपको बात समझ में आ रही? तो हमारे लिए वो कितने से बढ़ा या कितने से घटा, मतलब चेंज ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सिस्टम का इनिशियल एंथैल्पी पता नहीं, सिस्टम का फाइनल एंथैल्पी पता नहीं, बट मुझे ना तो इनिशियल में इंटरेस्ट है ना तो फाइनल में इंटरेस्ट है, मुझे चेंज इन एंथैल्पी में इंटरेस्ट है। इसलिए अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे चेंज इन एंथैल्पी। इस बात समझ में आ रही है? सो अभी हम लोग देखेंगे चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी अभी क्या होता है गाइस चेंज इन एंथैल्पी? सबसे पहले हम लोग सिस्टम कंसीडर कर लेंगे इनिशियल स्टेट में। और एक बात ध्यान में रखो गाइस, जो भी हमारे केमिकल प्रोसेस होते हैं ना, केमिस्ट्री में जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो ज्यादातर मोस्टली 99% कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। इसलिए हम लोग जो एंथैल्पी का चेंज लाएंगे वो कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कंसीडर अ सिस्टम एट इनिशियल स्टेट। एक सिस्टम हम लोग कंसीडर कर देंगे इनिशियल स्टेट में। ठीक है भाई, इनिशियल स्टेट में हम लोगों ने कंसीडर कर दिया सिस्टम। मान लो एक कोई सिस्टम है। अब छोटे मोटे पैरामीटर हम लोग डिफाइन कर देंगे, जैसे कुछ इनिशियल स्टेट में उसका इसका कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगा, मतलब टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा इसका, मैं इसको H1 बोल देता हूं। कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा अंदर सिस्टम का, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगा, ठीक है, और प्रेशर होगा। अभी हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख ले, इसलिए मैंने P1 नहीं लिखा, या तो फिर मैं P1 भी लिखता, बट हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना है क्योंकि बहुत सारे केमिकल प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। ठीक है, सो कंसीडर सिस्टम एट इनिशियल स्टेट। ठीक है, कंसीडर कर दिया। तो अभी सिस्टम का जो एंथैल्पी होगा, इनिशियल एंथैल्पी, वो हम लोग निकालते हैं। अभी डेफिनेशन तो हमें बोलता है H इज इक्वल टू U प्लस PV, बट इनिशियल के लिए हम लोगों ने वन नोटेशन यूज किया है, इसलिए इनिशियल के लिए इनिशियल एंथैल्पी P1 नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, V1 बोल दूंगा जरूर। नाउ सिस्टम इज चेंज टू सम फाइनल, सिस्टम अभी फाइनल स्टेट में आ गया। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस कि आफ्टर सम चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, आफ्टर सम चेंजेस सिस्टम कम्स टू फाइनल स्टेट। सिस्टम फाइनल स्टेट में आ गया। चलो भाई, सिस्टम फाइनल स्टेट में आ गया। फाइनल स्टेट में आ गया मतलब अभी कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी में, पहले कुछ तो भी थी, अभी टोटल एनर्जी थोड़ी बदल गई होंगी, कुछ आई होंगी या तो फिर गई होंगी, वॉट एवर, बट चेंज हुआ होगा। तो टोटल एनर्जी को ही हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। तो अभी एंथैल्पी H2 होगा। वॉल्यूम बदला होगा, इंटरनल एनर्जी भी बदली होंगी, बट प्रेशर तो उतना है क्योंकि प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है। तो ये जो फाइनल सिस्टम है, फाइनल सिस्टम का जो एंथैल्पी होगा वो किस तरह से लिखेंगे? H इज इक्वल टू U प्लस PV, बट अभी 2 फाइनल पोजीशन के लिए हम लोग 2 सिंबल यूज कर रहे हैं। तो देखो गाइस, आपको चेंज इन एंथैल्पी में इंटरेस्ट है तो आपके पास फाइनल एंथैल्पी है, आपके पास इनिशियल एंथैल्पी है। चेंज किस तरह से हम लोग निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो गाइस देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा H से डिनोट करेंगे। सो गाइस कैन आई राइट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो H2 की वैल्यू बताओ। H2 की वैल्यू कितना है? U2 प्लस PV2 माइनस नेगेटिव की साइन जब भी होते हैं तब हम लोग गाइस ब्रैकेट डालते हैं। नेगेटिव साइन जब भी होती है तब हमें ब्रैकेट डालना पड़ता है। ठीक है, चलो H1 बताओ। U1 प्लस PV1। चलो नेगेटिव साइन जब भी अंदर जाएगा तब हमको ये भी बात पता है कि नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के अंदर जाते तो सारे साइन बदल जाते हैं। सो ये हो जाएगा U2 प्लस PV2 माइनस, देखो नेगेटिव साइन है, U1 प्लस का हो जाएगा माइनस PV1। अब मैं U के पास U लिख देता हूं, मतलब इंटरनल एनर्जी के पास इंटरनल एनर्जी लिख दो, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी के पास प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी लिख दो। तो ये आपका चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा गाइस, U2 माइनस U1, नेगेटिव की साइन, देखो U2 माइनस U1, एक काम करो उसके बाद में प्लस PV2 लिख दो पॉजिटिव साइन के साथ, माइनस PV1। ठीक है, देख लो ठीक से। अभी गाइस U2 क्या है? फाइनल इंटरनल एनर्जी। U1 क्या है? इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सो कैन आई राइट
फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही है। गाइस यहां से आप प्रेशर कॉमन निकाल सकते हो, प्रेशर अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा V2 माइनस V1। गाइस V2 माइनस V1 मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, और ये होता है गाइस चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला। तो आप चेंज इन एंथैल्पी जरूर निकाल सकते हो। आप चेंज इन एंथैल्पी क्यों निकालना है मैं आखिरी में ये भी बात क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला के ऊपर से हम लोगों ने चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला जनरेट किया। तो अगर आपको किसी सिस्टम का एक स्टेट में किसी स्टेट में से किसी स्टेट में अगर जा रहा है तो आप उसका टोटल एनर्जी तो निकाल नहीं सकते, बट टोटल एनर्जी कितने से चेंज हुआ ये जरूर निकाल सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए पहले एंथैल्पी क्या होता है ये डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। फॉर्मूला तो सभी कर रहे हैं, बट ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको समझ में आऊँगा, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी गाइस हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने बातें शुरू में एग्जांपल लिया था ना, वो बातें हम लोग मैं आपको एनालिटिकली प्रूफ करके देता हूँ। एनालिटिकल प्रूफ करने के लिए आप इसका और एक फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक नोट में आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके देता हूं मैं। जैसे सबको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बाद हम लोगों ने वर्क डन निकाला, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। याद है आपको, याद है या नहीं? तो गाइस जहां जहां मुझे पी डेल्टा वी दिखेगा वहां मैं डब्ल्यू डाल सकता हूं, बट ये नेगेटिव साइन को कंसिडर कर दो। अगर गाइस नेगेटिव साइन इधर लाया तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो बताओ पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डब्ल्यू। तो यही चेंज इन एंथैल्पी का एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, पी डेल्टा वी की जगह माइनस डब्ल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी बातें, बाकी कुछ नहीं। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो अभी चेंज इन एंथैल्पी मैं अप्लाई कर देता हूं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। किसको अप्लाई कर देता हूं, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है याद करो। अगर आपका सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रहा है और थ्रू आउट अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो मान लो कि एक आइसोबैरिक प्रोसेस आपके सामने से हुआ, मतलब सिस्टम इनिशियल स्टेट में से फाइनल स्टेट में गई, मतलब आपका सिस्टम चेंज किया स्टेट, तो आपके एंथैल्पी में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा सिस्टम एक स्टेट में से अगर दूसरे स्टेट में जाता होगा तो हमें कुछ ना कुछ एंथैल्पी में चेंज मिलता है, और वो चेंज का हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लिख दिया। अभी प्रोसेस कौन सा है हमारा, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। चलो अभी यहां तक आ गए हम लोग, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यहां तक समझ गया। अभी डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा वी होता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है गाइस, अभी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो सही है गलत, बिल्कुल सही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर गाइस आप डब्ल्यू इधर लेके आओगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्यू होता है हीट एडेड। अब आपको यार ये याद होना चाहिए क्यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग देख लो यार, ये आपको याद होना चाहिए। डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू होता है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। अभी गाइस हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू है क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। मैं यहां पे डाल देता हूं डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल्टा वी। अभी मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अरे यार, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक अगर गया तो मुझे क्यू का वैल्यू मिल रहा है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अरे अगर इस फॉर्मूले को देखो तो ये भी तो वही कहता है। तो गाइस ध्यान से देखो, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की वैल्यू डेल्टा एच है, और यहाँ पे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की वैल्यू क्यू है। अगर इसको हम लोग दोनों कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 गाइस कहने से क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। यस, और ये मैंने आपको शुरू में बात बताई थी। मैंने क्या बोला था कि गाइस अगर आपका सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, यहां से आपका सिस्टम यहां पे आ रहा है, तो यहां से यहां पे आने के लिए जितना कितना हीट आप लोगों ने ऐड किया वो हीट ही होता है आपका एंथैल्पी। वो हीट ही क्या होता है आपका एंथैल्पी। और यहां पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे अगर चेंज इन एंथैल्पी निकालना चाहते हो तो देखो गाइस ये होता है आपका,
मतलब आपके सिस्टम में जितना कितना हीट ऐड हुआ होगा वो हीट ही होता है चेंज इन एंथैल्पी। बात समझ लो, अगर सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा, देखो सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गया, यहां से यहां तक आने के लिए आपने जितना कितना हीट ऐड किया होगा वो हीट ही होता है आपका एंथैल्पी। अभी देखो जितना, मान लो मैंने यहां से यहां तक आने के लिए 10 जूल एनर्जी खर्च किया, तो वो 10 जूल ही होता है हमारा टोटल एनर्जी मतलब एंथैल्पी। बट हम लोग तो आधा ही मेजर करते थे, हम लोग बस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी मेजर करते थे। हम लोग यहां से यहां तक आने के लिए जो काम करना पड़ता है वो तो हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। इसलिए गाइस एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी सेम कभी नहीं है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ हमने इंटरनल एनर्जी ही बताता है, बट यहां से यहां तक आने के लिए जितना एनर्जी ऐड हुआ होगा वो हम लोगों ने कभी कंसिडर ही नहीं किया। तो वो कंसिडर करके जो टोटल एनर्जी मिलेगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी, और वो होता है हीट एडेड। अभी देखो गाइज, ये जो हीट आप लोगों ने ऐड किया वो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया, इसलिए कोई कोई इसको क्यूपी भी बोलता है। व्हाट इज क्यूपी? क्यूपी इज द हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब सिस्टम यहां से यहां तक गया तो आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट लाया होगा यहां से यहां तक आने के लिए। तो अगर आपने ये हीट कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके ऐड किया तो उस हीट को हम लोग क्यूपी से डिनोट करते हैं। हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर ही होता है गाइस चेंज इन एंथैल्पी। हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर ही होता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, यहां पे तो एंथैल्पी 0 था, यहां पे एंथैल्पी मान लो 5 है, तो चेंज इन एंथैल्पी कितना? 5 - 0 5। बात समझ में आ रही? अगर यहां पे एंथैल्पी मान लो यहां पे एंथैल्पी 10 होता और यहां पे अभी 15 मिल रहा है, तो चेंज इन एंथैल्पी कितना? 5। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना? 5 हीट आपको लेना पड़ रहा। वही तो मैं बोल रहा हूं। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? यहां की और यहां की हीट में डिफरेंस, जो कि होता है हीट एडेड। ठीक, ओके। अभी ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अभी हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अभी देखो और एक चीज प्रूफ हो जाएंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी गाइस आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। चलो हम लोग अप्लाई कर देते हैं। मान लो सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में गया, प्रोसेस हुआ, और ये जो प्रोसेस है थ्रू आउट प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हमको दिखा। तो चलो आओ हम लोग देखते हैं कि जब कभी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तब एंथैल्पी का चेंज किस तरह से दिखता है। तो चलो देखते हैं। अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अरे बट गाइस प्रोसेस तो आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा यू के करीब। अब देखो गाइस जब प्रोसेस आइसोकोरिक होता है तब आपका चेंज इन एंथैल्पी ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। समझ में आ रही है आपको? थोड़ा थोड़ा तो लिंक हो रहा होगा। मैं ये चीज मिटाता हूं। मैंने आपको एग्जांपल में क्या बोल दिया था कि आपका सिस्टम यहां से यहां तक आया। ठीक है, मैंने सबसे पहले इंटरनल एनर्जी सारी मेजर कर दी थी, और ये इंटरनल एनर्जी को ही टोटल एनर्जी नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो मिल गई, बट सिस्टम यहां से यहां तक आया तो गाइस वॉल्यूम चेंज हुआ। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, वो वाला एनर्जी भी आप दे दो और ये टोटल एनर्जी मिला के मिल जाएगा आपको एंथैल्पी। बट गाइज अभी हम लोग ऐसा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। मतलब गाइज ये वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम तो सेम है, तो मैंने फिर से इंटरनल एनर्जी निकाल दी। अब मैं वर्क मेजर करने गया तो यहाँ पे तो दिखा यार, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो वॉल्यूम तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो वर्क 0। तो देखो अभी इंटरनल एनर्जी किस तरह से दिख रहा है? एंथैल्पी। वही चीज प्रूफ हो गई, एंथैल्पी होता है इंटरनल एनर्जी। मतलब जितना कितना आप लोगों ने हीट ऐड किया यहां से यहां तक जाने के लिए, वो हीट ही होगा आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब अल्टीमेटली वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो आपका एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर दिखता है। मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट कब? जब वॉल्यूम सेम हो। इसलिए गाइस एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी सेम भी है और सेम भी नहीं। कब सेम है? आइसोकोरिक प्रोसेस में। और कब डिफरेंट है? आइसोबारिक प्रोसेस में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा हम लोग और इलेबरेट भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ अगर देखेंगे तो फिर से देखो गाइस, हमारे पास फर्स्ट लॉ ये है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमारे हमको? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी? डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। निकाली ना हम लोगों ने यहाँ से वही वैल्यू। डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा वी। बट प्रोसेस आइसोकोरिक है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। ये 0 तो ये पूरा वैल्यू 0। तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके करीब है? क्यू। तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। बट ये जो हीट है ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोगों ने ऐड की, इसलिए इसको क्यू वी बोलते हैं। इसको क्यू पी बोल दिया था, इसको क्यू वी बोल दिया।
हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो यहां से एक बात पता चलती है, अगर किसी ने आपको बोला कि भाई प्रोसेस आइसोबारिक है और ये आइसोबारिक प्रोसेस में मैंने 5 जूल हीट ऐड की, तो जितना आप हीट ऐड करोगे वही होता है चेंज इन एंथैल्पी। बट प्रोसेस कौन सा होना, आइसोबारिक, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट एडेड, बट प्रोसेस आइसोबारिक एट कांस्टेंट प्रेशर। बट अगर किसी ने बोल दिया कि भाई एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, यार उसमें मैंने 10 जूल हीट ऐड की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में गाइस जो आप हीट ऐड करते हो वही होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वही होता है चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर किसी ने आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल दिया तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही होगा चेंज इन एंथैल्पी। बट ये आइसोबारिक में नहीं है। आइसोबारिक में आप कितना हीट ऐड करते हो वो सारा हीट हो जाएगा आपका चेंज इन एंथैल्पी। तो ये आइसोकोरिक और आइसोबारिक का डिफरेंस है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज आप ध्यान में रखो। कौन सी चीज, आइसोकोरिक प्रोसेस में गाइस आपका चेंज इन एंथैल्पी ही होता है चेंज इन एनर्जी, और जितना हीट आप ऐड करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम में वो उनके इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो आइसोबारिक प्रोसेस में गाइस जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। सो कांस्टेंट प्रेशर में जितना हीट ऐड करोगे वही होता है चेंज इन एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम में जितना हीट ऐड करोगे वही होता है चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंथैल्पी। आई होप कि थोड़ा मतलब मैं समझ सकता हूँ कि लेक्चर थोड़ा बड़ा है, बट गाइस टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसको अगर आप इसी लेवल से आप 2 बार देखो, बट चीज़ें आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको एग्जाम, अब ये चीज़ ऐसा है कि अगर आप आपका खुद का नाम भूलते हो तो कितनी दिक्कतें हो सकती है आपको। इसी तरह अगर थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हो तो ये चीज़ अगर आप भूल रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अब ये चीज़ हम लोग रट्टा नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान से समझ ली। इसको 2-3 वे से हम लोगों ने समझ लिया। अब आपको कौन सा वे समझना है, किसी भी वे से करो, बट ये चीज़ भूलना नहीं। अगर ये चीज़ भूलोगे तो न्यूमेरिकल हाथ से चले गए। तो इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस आप ही समझ लो आपके लेवल पे कि कितना ज़्यादा है। इसलिए गाइस एंथैल्पी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लैंग्वेज में नोट करके लिखिए कि एंथैल्पी क्या होता है बेसिकली। और ये लेक्चर तो आपके पास है ही है, कभी भी आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।